हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में हम लोग डिजाइनिंग वाले पार्ट को देख रहे थे। ओके, डिजाइनिंग वाले पार्ट में हमने ग्रीडी मेथड को कम्प्लीटली फुली पढ़ लिया था। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिसको शॉर्ट में डीपी बोलेंगे। डीपी मीन्स यहाँ पे डिस्प्ले पिक्चर नहीं समझना है, डीपी मीन्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ओके, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें क्या, इससे पहले हमने क्या एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पूरा कर लिया है। उससे पहले डिजाइनिंग स्ट्रेटजी में हम आए थे, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, डिवाइड एंड कॉन्कर कर लिया था। उसके बाद हमने ग्रीडी मेथड को कम्प्लीटली कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा डिजाइनिंग स्ट्रेटजी है वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो अब हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता क्या है। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जरूरी कोई भी चीज़ आता है तो कोई जरूरी पड़ा होगा तभी ना आया होगा। ऐसा तो है नहीं बिना रिक्वायरमेंट का आ गया होगा। तो कोई जरूरी पड़ा होगा कहाँ पे, डायनेमिक जो मेरा ग्रीडी मेथड था, ग्रीडी मेथड जो स्ट्रेटजी है वो कहाँ पे फेल कर जा रहा था, तब मेरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग आया। तो वहाँ पे ये भी समझेंगे। तो यहाँ पे पहले सिनेरियो लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं क्या, आपको 3 कॉइन दिया गया है। कॉइन दिया गया 1, 2 और 5 का। 3 कॉइन दिया गया है आपको, 1 रुपये का, 2 रुपये का और 5 रुपये का। आपको पास 3 कॉइन दिया गया है। और 3 कॉइन देने के बाद आपको बोला जा रहा है क्या, आपको बोला जा रहा है हमको 12 रुपया बनाना है। ठीक है, 12 रुपीज़ हमको बनाना है इससे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाएंगे, यहाँ पे आपको ये डायनेमिक का भी हम नहीं बता रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ग्रीडी मेथड लगाते हैं, आपको क्या करना है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन है लेस कॉइन यूज होना चाहिए। कॉइन जो होना चाहिए वो लेस होना यूज होना चाहिए, मतलब मिनिमम कॉइन हम यूज करके 12 रुपया बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे करिएगा, तो यहाँ पर आप कहिएगा क्या, अगर ग्रीडी मेथड अपनाएंगे तो आप क्या कहेंगे, कॉइन मिनिमम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम उठा कर लगा देते हैं। तो हम मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब 5 रुपये का एक, फिर 5 रुपये का एक और यहाँ का 2 रुपया, तो 12 रुपये पूर गया। हाँ, तो 12 रुपये हम कहेंगे हाँ बहुत अच्छा से आप सॉल्व कर लिए, 12 रुपया पूर गया। यहाँ पे ग्रेडी मेथड क्या किया है, मिनिमम कॉइन लेके इतना कर दिया है। वहीं पे अगर हम सेकंड सिनेरियो लिए, तो सेकंड सिनेरियो में आपको क्या करना है, आपके पास जो कॉइन अवेलेबल है वो है 1 रुपये का, 3 रुपये का और 4 रुपये का। 1 रुपये का, 3 रुपये का और 4 रुपये का आपके पास कॉइन अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्या करते हैं, हम कहते हैं क्या, आपको यहाँ बनाना है 6 रुपया, आपको बनाना है 6 रुपया। ठीक है, तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा फिर से यहाँ पे ग्रीडी मेथड लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पे ग्रीडी मेथड लगाए वैसे ही लगाएंगे, मतलब मैक्सिमम को हम उठाते हैं। अब मैक्सिमम को आप उठाइएगा तो यहाँ पे 4 रुपया वाला एक पॉइंट उठाइएगा। ठीक है, 4 रुपये वाला एक को मैंने उठा लिए। उसके बाद आप क्या कहिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास 3 रुपये वाला बचा हुआ है और 1 रुपया वाला बनाना है हमको 6 रुपया, और मिनिमम कॉइन यूज होना चाहिए। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 1 रुपये वाला 2 कॉइन लेना पड़ेगा तब आप 6 रुपये बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हम इसको 6 रुपया बनाए हैं, तो क्या इसको लेस कॉइन यूज करके हम बना सकते थे, क्या इसको हम लेस कॉइन यूज करके बना सकते थे। यहाँ तो ग्रीडी मेथड लगाए तो ये हुआ, यहाँ पे ग्रीडी मेथड एकदम सही चल गया। लेकिन यहाँ पे ग्रीडी मेथड जब आप लगाए तो आपके पास 3 कॉइन यूज हो रहा है, तो क्या हम यहाँ पे लेस कॉइन यूज करके बना सकते थे, तो हाँ बना सकते थे। 3 रुपया और 3 रुपया का बनाएंगे तो यहाँ पे 6 रुपया बन रहा है और यहाँ पे 2 ही कॉइन यूज हो रहा है। तो यहाँ पे तो ग्रीडी मेथड फेल हो गया। तो यहाँ पे तो ग्रीडी मेथड में यहाँ पे सही चला ग्रीडी मेथड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जीएम है, ग्रीडी मेथड जो है वो फेल कर गया। तो इसलिए यहाँ पे मेरा हमेशा जो ग्रीडी मेथड है, ये जरूरी नहीं वो ऑप्टिमल सोल्यूशन दे, हमेशा ज़रूरी नहीं है वो देता है, ऐसा नहीं है जो नहीं देता है, देता है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है ग्रीडी मेथड मेरा ऑप्टिमल रिजल्ट दें। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ग्रीडी मेथड क्या हुआ, ग्रीडी मेथड यहाँ पे फेल कर गया, यहाँ पे ग्रीडी मेथड क्या हुआ, फेल कर गया, यहाँ पे ग्रीडी मेथड सही चल गया। ओके, तो ज़रूरी नहीं हमेशा सही रिजल्ट पे कहीं कभी फेल भी कर जाता है। तो इसलिए मेरा जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग हेल्प करता है ऑप्टिमल सोल्यूशन बताने में। ओके, आई होप आपको ये इसको बोलते हैं कॉइन प्रॉब्लम ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम का डेफिनेशन वगैरह भी हम आपको समझा ही दिए हैं, लेकिन इसको हम सेपरेट आगे लेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए इतना हम किए हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो ग्रीडी मेथड फेल कहाँ पे कर रहा है। और जरूरी नहीं इसी सिनेरियो में, बहुत सारा ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे ग्रीडी मेथड फेल करता है। ठीक है, मल्टी स्टेज ग्राफ में भी फेल कर जाता है वो। ओके, और एक हमने क्या है नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम देखा था, तो उसमें भी जब हम 0 1 नैपसैक में केस में आएंगे, जैसे 0 1 नैपसैक हम वहाँ पे क्या बनाते हैं ग्रीडी मेथड में, फ्रैक्शनल नैपसैक। वही अगर हम 0 1 नैपसैक में आएंगे तो वहाँ पर भी ग्रीडी मेथड क्या होता है, फेल हो जाता है। इसलिए उसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के हेल्प से करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, बहुत सारा ऐसा चैनल है जहाँ पे ग्रीडी मेथड क्या होता है, फेल होता है। तो इसको साफ करते हैं, इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ओके, अब हम समझते हैं क्या आखिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता क्या है। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऐसा मत समझिएगा यहाँ पे डायनेमिकली प्रोग्रामिंग मतलब सी प्लस प्लस जावा वगैरह आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहाँ पे तक प्रोग्रामिंग लिखते हैं, तो उसके उस सिनेरियो में मत समझिएगा। ये एक अप्रोच है, यहाँ पे कोडिंग वगैरह नहीं करना है डायनेमिकली। कोडिंग होगा लेकिन यहाँ पे क्या है, एक डिजाइनिंग अप्रोच है। इस डिजाइनिंग अप्रोच से हम क्या करेंगे, अपना कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे।
ठीक है। जैसे जितना भी हम डिजाइनिंग स्ट्रेटजी पढ़े हैं उससे हम अगर कोडिंग करना चाहेंगे तो कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक डिजाइनिंग स्ट्रेटजी है, एक डिजाइनिंग मेथड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग को। इससे पहले हम बस डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू ले रहे थे, क्यों वहाँ पे क्या वो सा चीज़ फेल कर जा रहा था तो हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं वो सब समझ रहे थे। अब एक्चुअल में हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने जा रहा है। और जैसा कि जो भी हम मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, जो भी हम यूनिट करते हैं स्टार्ट, उससे पहले हम उसका पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे पूरा थ्योरी थ्योरी दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले इसका हम क्या करते हैं, पूरा थ्योरी बता देते हैं, पूरा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्रॉब्लम इस पे करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी आखिर होता क्या है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ algorithm design strategy paradigm used for solving problem whose solution are viewed as a result of making sequence of decision। जहाँ पे बहुत सारा मेरा क्या हो सीक्वेंस रहेगा डिसीजन का, वहाँ पे से ये क्या बोलते हैं चूज करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये क्या है, ये मेरा एल्गोरिथम डिजाइनिंग स्ट्रेटजी है। क्या, एल्गोरिथम को डिजाइन करने का ये क्या स्ट्रेटजी है, कौन डिजाइन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्या। डायनेमिक प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है कि डिजाइनिंग स्ट्रेटजी है जो कि सीक्वेंस ऑफ द डिसीजन, जहाँ पे बहुत सारा डिसीजन रहेगा, वहाँ से कौन सा बेस्ट पॉसिबल होगा उसको चूज करने में हेल्प करेगा। ओके, अब यहाँ पे जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग की डिजाइनिंग स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम दिया रहेगा उसका कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी रहेगा। तो उस टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, जैसे हमको प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने में ईजी हो। सबसे पहले, अब ये सब टर्मिनोलॉजी का बहुत सारा हम टर्मिनोलॉजी ग्रीडी मेथड में समझ लिए थे, लेकिन यहाँ पे फिर भी ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम का डेफिनेशन। जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगा, तो उस प्रॉब्लम क्या कहना चाहता है, उसका डेफिनेशन क्या है, वो क्या चाहता है, वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो पहला जो हमारा क्या है टर्मिनोलॉजी, प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। जब भी हम कोई प्रॉब्लम करेंगे तो उसका डेफिनेशन रहेगा दिया। ठीक है, तो प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। उसका तो उसमें कॉन्स्टेंट क्लियर होना चाहिए, मतलब उसमें क्या क्या कंडीशन है, जिसमें दो प्रकार का हम पढ़े थे, क्या, इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लीसिट मतलब उसमें लोकल कंडीशन रहेगा, जैसे हमारा फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमम होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, बाउंड्री जब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कंडीशन आपको मेंशन रहेगा, उसी को कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहता है, बहुत सारा क्या, हमेशा ऐसा ना क्वेश्चन रहता ही है जिसका कुछ ना कुछ कंडीशन रहता है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको उसको सॉल्व करना होता है, तो उसी को कॉन्स्टेंट बोलते हैं। उसका सॉल्यूशन स्पेस, इस कॉन्स्टेंट को आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करते हुए मेरा क्या होता है, बहुत सारा सोल्यूशन पॉसिबल होता है, बहुत सारा सोल्यूशन पॉसिबल होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबको सोल्यूशन स्पेस में रखते हैं। उसके बाद फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन मीन्स यहाँ पे जो भी हमारा कांस्टेंट को फॉलो कर रहा है सोल्यूशन स्पेस में, तो उसको बोलते हैं हम क्या, फिजिबल सोल्यूशन। ओके, उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम दिया रहता है, वहाँ पे दो चीज़ कहता है, एक तो कहता है कोई चीज़ मैक्सिमाइज करो, कोई चीज़ मिनिमाइज करो। जैसे अभी हम कॉइन वाला देखे थे, तो कॉइन वाला में क्या बोल रहा था, जो कॉइन है उसको मिनिमम रखो, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट को मिनिमम रखो और मेरा ऑप्टिमल रिजल्ट दो। तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जरूर रहेगा जिसमें मिनिमाइज करने के लिए कहेगा या मैक्सिमाइज करने के लिए रहेगा, जो भी क्राइटेरिया वहाँ पे गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, वो फंक्शन का ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरा। उसके बाद ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन मेरा यूनिक होता है हमेशा, हमेशा मतलब वो एक अच्छा रिजल्ट बोल सकते हैं उसको। ऑप्टिमल मतलब जितना भी फिजिबल सोल्यूशन है, जितना भी पॉसिबल सोल्यूशन है, उसमें से सबसे अच्छा जो है उसको बोलते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ये सब टर्मिनोलॉजी को ऑलरेडी हम ग्रीडी मेथड में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आपको बस ओवरव्यू दे दिए हैं। ओके, उसके बाद इसके बारे में डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को हम समझते हैं। और जैसे जैसे मेरा ग्रीडी मेथड का कब फेल हुआ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आखिर होता क्या है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट है, उसको बारे में हम समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, वन वे ऑफ मेकिंग दीज डिसीजन इज टू मेक दैम वन at a time in step by sequential step by step manner and never making the innovative decision. This is true for all possible solvable greedy method। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ बहुत सारा हमने प्रॉब्लम देखा भी है ग्रीडी मेथड में। तो ऐसा वहाँ पे सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम था जिसको हम सॉल्व करते हैं ग्रीडी मेथड से, तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे कि 0 1 नेक्स्ट है, तो 0 1 नेक्स्ट मेरा बहुत सारा सीक्वेंस है प्रॉब्लम का, तो उसको हम सॉल्व करेंगे ग्रीडी मेथड से, तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है। पहला पॉइंट क्या था कि ग्रीडी मेथड मेरा ऐसा बहुत सारा सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम है, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है जिससे ग्रीडी मेथड क्या होता है, हमेशा सही रिजल्ट देगा। ठीक है, लेकिन अगला पॉइंट क्या है, फॉर मेनी अदर प्रॉब्लम इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक स्टेप बाइज डिसीजन बेस्ड ऑन लोकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट एवरी स्टेप इन सच अ मैनर द सिक्वेंशियल डिसीजन मेड इज ऑप्टिमल। तो जरूरी नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा सिक्वेंशियल है, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे क्या है, स्टेप बाय सीक्वेंशियल दिया गया है। लेकिन बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम वहाँ पे सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप हमको पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो ग्रीडी मेथड का, ग्रीडी मेथड हमेशा, जब भी ग्रीडी मेथड कब स्टार्ट होगा,
ग्रीडी मेथड कब अप्लाई होगा, जब भी मेरा स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियल रहेगा प्रॉब्लम, उसका जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहेगा वो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप रहेगा। वहाँ पे हमको डिसीजन स्टेप बाय स्टेप लेना है, तो वहाँ पे हमेशा मेरा ग्रीडी मेथड देगा सोल्यूशन। लेकिन वहीं पे अगर मेरा जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ पे नॉट पॉसिबल है क्या, स्टेप बाय डिसीजन, जहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं स्टेप बाय स्टेप करना, वहाँ पे तो ग्रीडी मेथड अप्लाई होगा ही नहीं, वहाँ तो हमेशा फेल ही होगा। तो वहाँ पे जब हमेशा फेल ही होगा, तो वहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए, वहाँ पे आना चाहिए मेरा कोई ऐसा सोल्यूशन जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो वहाँ पे हमारे समय हेल्प कर रहा है हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है वहाँ पे। ओके, तो ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ, ये 2 पॉइंट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके थे। उसके बाद अगला पॉइंट पे आते हैं, ये बोल सकते हैं इसका फीचर है, जैसा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का फीचर बोल सकते हैं इसको। क्या है, वन वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इन विच नॉट पॉसिबल टू मेक सीक्वेंस ऑफ डिसीजन। ये जो यहाँ पे लिखा गया था, इसके बाद यहाँ पे समझिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये है, और यहाँ पे 2 पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइएगा उसके बाद क्या है, जैसे हम यहाँ बोले क्या, जो मेरा स्टेप बाय सोल्यूशन जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रीडी मेथड तो फेल हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगला पॉइंट क्या है, वन ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इन नॉट possible to make sequence of decision in a step-wise manner leading to optimal solution is to enumerate all decision solution brute force। वहाँ पे brute force सिंपल गया एंड देन पिक अप द बेस्ट सोल्यूशन ऑप्टिमल। जहाँ पे मेरा मान लेते हैं सीक्वेंस ऑफ डिसीजन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। सभी पॉसिबिलिटी को जब आप चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं कि आप ब्रूट फोर्स मेथड होता है, मतलब एक चीज़ को करने के लिए जितना भी पॉसिबल है सबको ले लीजिए और उसको कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको ए से बी जाना है। ठीक है, ए से बी जाना है, बहुत सारा यहाँ पे पाथ हो सकता है, ए से बी जाना है या फिर कहीं पे जाना है, तो ए से बी जाना है। तो यहाँ पे ए है ये और ये बी है, हमको ए से बी जाना है। तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स मेथड क्या करता है, सभी पाथ पे आप जाइए, सभी पाथ पे जाइए, उसके बाद बताइए जो कौन सा पाथ पे जाने में आपको कम कॉस्ट लगा। क्या, सभी पाथ पे जाइए, उसके बाद बताइए कि कौन से पाथ पे जाने का आपको कम लगा। तो जो सभी पे जब चल ही जाएंगे, हमको तो ऑलरेडी पता लग गया जहाँ किसमें कम लग गया, तो वो ऑप्टिमल होगा। लेकिन यहाँ पे ब्रूट फोर्स में क्या है, डिफिकल्टीज है कि इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक है क्या, ग्रोथ पर जो होता है एक्सेसिव टाइम और स्पेस कंज्यूमिंग। जैसे मान लेते हैं हमको बहुत सारा रास्ता, यहाँ पे 10 रास्ता है मान लेते हैं, तो अब सभी 10 रास्ता पे जाइएगा, उसके बाद बताइएगा 10 में से कौन रास्ता अच्छा है। तो यहाँ पे तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत सारा हो गया, टाइम कंज्यूमिंग बहुत सारा हो गया, क्या टाइम कंज्यूमिंग हुआ, जब हम सभी 10 रास्ता पे जाएंगे उसके बाद बताएंगे कौन रास्ता पे कम कॉस्ट लगा, तो वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हुआ। यहीं पर अगर दूसरा मेथड में बस क्या रहता है, अगर ग्रीडी मेथड अपनाते तो यहाँ पे हम जाके पूछ लेते सबसे कि किस में कम कॉस्ट लग रहा है, वहाँ पे हम डायरेक्टली चल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है जो मेरा ब्रूट फोर्स मेथड है वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा, रिजल्ट देगा जरूर, रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं कहना रिजल्ट देगा। ब्रूट फोर्स मेथड मेरा बेसिक मेथड है, वो रिजल्ट हमेशा देगा, लेकिन उस रिजल्ट में लाने में मेरा टाइम और स्पेस जो है बहुत सारा खर्चा हो जाता है, इसलिए हम ब्रूट फोर्स मेथड को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, आई होप आपको कल जो भी नया टर्म आ रहा है उसको इंट्रोड्यूस अच्छे से करते रहें, जैसे यहाँ पे ब्रूट फोर्स आया था यहाँ पे उसको अच्छा से समझ लिए हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, dynamic programming based on enumeration often try to reduce the amount of enumerate by the crossing यहाँ those, यहाँ पे ये समझिएगा इसको बोलते हैं कटआउट भी बोलते हैं crossing में, those decision sequence from where there is no probability to getting optimal solution, that's how many being down to complexity। तो यहाँ पे जो मेरा मान ब्रूट फोर्स मेथड क्या कर रहा है, टाइम बहुत सारा ले रहा है, स्पेस बहुत सारा ले रहा है। लेकिन वहीं पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब आएगा, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करेगा, जितना भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन, जितना भी ब्रूट फोर्स मेथड का पॉसिबिलिटी है उसमें से क्या करेगा, कट आउट करेगा, कट आउट करेगा, सीक्वेंस ऑफ डिसीजन क्या करेगा, कटेगा करेगा, और उसको लेगा जो कि ऑप्टिमल सोल्यूशन हमको देगा, उसको लेगा जो कि ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा। तो यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे करता है वो सब देखेंगे, बस अभी टर्मिनोलॉजी से सब फेमिलियर हो जाइए आप लोग। ओके, उसके बाद इसमें क्या अगला पॉइंट क्या है, in dynamic programming these are the set of optimal decision are made by applying principle of optimality। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी लगता है और वो ऑप्टिमल रिजल्ट लेता है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी आखिर होता क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। तो ये क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी, state that whether the initial state and decision are the remaining sequence of decision must constitute optimal decision sequence with the regard to the state resulting from the first decision। और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑप्टिमैलिटी क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी हम जब भी लगाएंगे तो क्या होगा, मेरा जितना भी वहाँ पे इनिशियल स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक जाने में जितना भी पॉसिबिलिटी होगा सबका क्या करेगा, सब वहाँ पे सबको एनालाइज करेगा, उसके बाद हम उसमें से ऑप्टिमल देगा। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, ऑप्टिमल डिसीजन हमको हमेशा सीक्वेंस ऑफ डिसीजन से चूज करके देगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। ओके,
उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगला पॉइंट है मेरे पास, another feature of dynamic programming is that optimal solution of the sub problem are retained the avoid recomputing their values। अब ये देखिएगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ये जो फीचर है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है या फिर इम्पोर्टेंट फीचर है। क्या, जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन के सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे, मान लेते हैं हमको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया, उसके सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जाएंगे, तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे रिटेन रखता है सब प्रॉब्लम के रिकॉर्ड को। मीन्स वहाँ पे हमको रिकम्पुट, जैसे मान लेते हैं 3 फैक्टोरियल हम पहले कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, तो इसके बाद 3 फैक्टोरियल हम पहले कैलकुलेट कर लिए, लेकिन दूसरा बार जब भी 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने आएगा, तो वहाँ पे हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, वहाँ पे हम डायरेक्टली इसका रिजल्ट बता देंगे। तो इसका मतलब होता है क्या, रिटेन करके रखता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर इसका। जब हम देखेंगे फैक्टोरियल वाला एग्जांपल देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो जो यहाँ पे लिखा गया है रिटेन करता है और अवॉइड करता है रिकम्पोटिंग, वो देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इतना पॉइंट अभी हम डिस्कस किए हैं, ये सब पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बस अभी फेमिलियर हो जाएगा, वन बाय वन जब भी हम एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पे ये सभी पॉइंट का यूज़ होगा। ओके, उसका अगला जो मेरा है, इसको भी स्टार मार्क कर देने का, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन है। तो जब भी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ मेथड होगा इम्प्लीमेंट करने का। तो यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने का 2 मेथड है, या तो हम मेमोजाइजेशन के जरिए कर सकते हैं या फिर टेबुलेशन के जरिए कर सकते हैं। क्या, पहला मेथड हमारे पास क्या है, मेमोजाइजेशन, उसके बाद दूसरा है क्या, टेबुलेशन। ठीक है, इसको जो जिस प्रकार से आपका प्रोनाउंसिएशन होता है उस प्रकार से पढ़ लीजिएगा, मेमोजाइजेशन जो भी है। तो इम्प्लीमेंटेशन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इम्प्लीमेंटेशन करने का 2 तरीका होता है, पहला हम मेमोजाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं या फिर दूसरा टेबुलेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेमोजाइजेशन मतलब है टॉप टू डाउन, मतलब ऊपर से हम नीचे सोल्यूशन का करते हैं, ऊपर से नीचे सोल्यूशन का करते आएंगे। दूसरा क्या है, टेबुलेशन, टेबुलेशन में क्या करते हैं, बॉटम टू अप करते हैं। बॉटम टू अप को इसको हम बोलते हैं आइटरेटिव, आइटरेटिव भी बोलते हैं इसको, और ये जो है टॉप टू डाउन इसको बोलते हैं रिकर्सिव। तो 2 तरीका से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। जब भी हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इम्प्लीमेंटेशन 2 तरीका से होगा, या तो मेमोजाइजेशन या टेबुलेशन। टेबुलेशन मीन्स यहाँ पे बॉटम टू अप, मतलब आइटरेशन के थ्रू करेंगे, और यह मेमोजाइजेशन है, इसका हम बॉटम टू डाउन, टॉप टू डाउन बोलते हैं, जिसको हम रिकर्सिव के थ्रू करेंगे। ओके, तो इतना जो हमारा है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसमें, उसको भी हम लेंगे, लेकिन इतना जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था आपका क्लियर हुआ। आई होप इतना जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था हमारा वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम, नेक्स्ट पार्ट वही एग्जाम यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही होगा, क्योंकि अभी बचा हुआ है थोड़ा सा और, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे लिखा गया है, ये सभी पॉइंट को वहाँ पे समझेंगे, किस प्रकार से मेमोराइजेशन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे टेबुलेशन से हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो सभी का क्या करेंगे, वहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के, जो फैक्टोरियल वाला एग्जाम्पल या फिर फिबोनाची वाला जो एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसके थ्रू हम पूरा डिटेल में ये जितना भी पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं, सभी पॉइंट को एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। और जैसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के जो भी हम डिजाइनिंग करेंगे, तो किस मेथड से हम डिजाइनिंग करते हैं, कौन कौन से पॉइंट पे वहाँ पे देखते हैं, ध्यान देते हैं, वो सभी हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या किए हैं, एक बार फिर से आपको समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हम ये समझे, जो ग्रीडी मेथड मेरा हमेशा फिजिबल नहीं होता है, मतलब हमेशा वो ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं देता है। ओके, उसका इसमें हम समझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसके बाद ये समझे उसमें कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज होगा। टर्मिनोलॉजी के बाद ये हम समझे उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ग्रीडी मेथड हमेशा रिजल्ट नहीं देगा, वहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिमल जब भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप रहेगा तभी वो अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद हम ये समझे कि वहाँ पे एक ब्रूट फोर्स मेथड क्या होता है। ब्रूट फोर्स मेथड की बात समझने में क्या ये देखें, उसमें वो हमेशा क्या होता है, हमेशा रिजल्ट तो अच्छा देगा, रिजल्ट हमेशा अच्छा देगा, लेकिन वहाँ पे टाइम लग जाता है, ज़्यादा स्पेस ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम उसको यूज़ करते नहीं हैं जनरली। ठीक है, उसके बाद ये समझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में किस तरह से वो जो ब्रूट फोर्स मेथड है उसको कम ओवरकम करेगा। ओके, उसके बाद ये समझे हमें प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी होता क्या है। उसके बाद ये समझे जब भी हमारा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, रिकम्पोर्टिंग जो टाइम लगता है उसको भी क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है। मीन्स उसका जो रिकॉर्ड रहता है उस रिकॉर्ड को पहले वो स्टोर करके रखता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में क्या बात करें, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के इम्प्लीमेंटेशन का, तो 2 प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है, पहला मेमोजाइजेशन के थ्रू और दूसरा टेबुलेशन के थ्रू। मेमोजाइजेशन में टॉप टू डाउन जाता है और टेबुलेशन में बॉटम टू हो जाता है। बॉटम टू मतलब आइटरेटिव और टॉप टू डाउन मतलब रिकर्सिव। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, थियोरेटिकल ही है, तो आप सबको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट भी मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा, उसके बाद इसका जो भी एप्लीकेशन है उसको भी हम देखेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई पॉइंट पे आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।